हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस भौतिकी की दुनिया में। बेटा लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था क्लास 11th फिजिक्स का, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का कि साइंस क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो फर्दर बेटा आगे बात करते हैं। फिजिक्स की हमने बात की थी, अब फिजिक्स के अंदर हम बात करते हैं नेचर की, नेचुरल फेनोमेना की। ओके, अब जितने भी नेचुरल फेनोमेना बेटा हमारे आसपास होते हैं वो नेचुरल फेनोमेना कहीं ना कहीं फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल फेनोमेना हमारे आसपास होते हैं वो नेचुरल फेनोमेना के लिए कहीं ना कहीं फोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ। प्लैनेट्स जो हैं हमारे, वो सन के अबाउट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करते हैं। टाइडल वेव्स जो बनती हैं समुद्र के अंदर, आपने पढ़ा है ना, वो टाइडल, वो ज्वार भाटे जो टाइडल वेव्स बनती हैं वो क्यों बनती हैं? वो अर्थ के मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बनती है। लाखों करोड़ों स्टार्स हर एक सेकंड बनते हैं और हर एक सेकंड डिस्ट्रॉय होते हैं। किस वजह से? आंसर है न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से, है ना। जो लाइटनिंग होती है, बिजली का गिरना या और भी बहुत सारे फेनोमेना, ये किस वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। तो यानी हमारे नेचर में जितने भी फेनोमेना बेटा होते हैं, इन फेनोमेनाज के लिए कहीं ना कहीं फोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि आखिर ये फोर्सेज कितने टाइप की होती हैं। सो बेसिकली हमें बहुत टाइप की फोर्सेस को स्टडी करना होता है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस। कईयों के बारे में आपने पढ़ा है, आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है, आपने टेंशन फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत तरीके के, हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है, आपने मस्कुलर फोर्स पढ़ा है। तो ऐसे तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, लेकिन हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। सबसे जो बेसिक फोर्सेस होती हैं हमारे यूनिवर्स में, वो सिर्फ 4 होती हैं। और ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। द फर्स्ट फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्स है हमारी नेचर में, वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी है? ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड हमारी है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद थर्ड हमारी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड द लास्ट वन, फोर्थ फोर्स जो आपकी है बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कुल मिलाके हमारे पास ये 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं नेचर में। चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि ये फोर्सेस हकीकत में होती क्या है। सो स्टार्ट करें। पहला जो आपका है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो आंसर ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 9th के अंदर कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 मास है, एक मास है m1, एक मास है m2, और अगर इन दोनों मासेस का बीच का डिस्टेंस है r, तो इन दोनों मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बेटा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा ही कुछ। तो ये क्या है बेटा? हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली क्या होती है? 2 मासेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप कह सकते हो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between any two masses,
किन्हीं भी दो मासेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये इतना होता है। जहां पर ये जी क्या है बेटा, ये जी है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है आपका, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम सभी को पता होती है। ये जो जी की वैल्यू होती है बेटा, ये कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इस जी की वैल्यू होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो दिस इज माय ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना होते हैं हमें बड़े अच्छे से पता है। प्लेनेटरी मोशन इसी की वजह से होता है, टाइडल वेव्स बनना इसी की वजह से होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ गिरते हैं इसी वजह से होता है। तो देयर आर सो मेनी नेचुरल फिनोमेना जो इस फोर्स की वजह से होते हैं, जिनके लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगले टाइप की फोर्स बेटा बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरा बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो जैसे दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है ना, दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्या हैं, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और उन चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता है, कौन सा है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये दो चार्जेस हमारे पास हैं और इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R, तो इन चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू बेटा होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर ये जो K है, ये K क्या है, ये K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये K क्या है बेटा, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है, इस K की बेटा वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे हैं। तो क्या होता है भैया, ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, बिटवीन एनी टू चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आपको पता है कि अगर चार्जेस सेम काइंड के हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो वो रिपल करेंगे, और अगर चार्जेस अलग अलग तरीके के हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सही है, मासेस के बीच सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद ये देखो, ये दो चीजें, जो दो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं। इन फोर्सेस को हमने अभी तक फील भी किया है, महसूस भी किया है, और अपने आसपास हम बहुत जगह पर इन फोर्सेस को देखते हैं। लेकिन इसके अलावा दो और तरीके की फोर्सेस हैं, और ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है, थोड़ा इनकी बात करें। तो नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। चलो एक काम करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है। तो यार जल्दी से बता दो मुझे, एक एटम के अंदर सबसे सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक एटम अगर आपका है
तो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके आसपास घूमते हैं। ये नील्स बोर ने हमें ये मॉडल दिया था। तो हमें सबको पता है कि ये सेंटर पे आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्या है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर हैं। बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एक साथ बंधे रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। अब ये बताइए कि प्रोटॉन्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर हैं तो क्या उन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन नहीं होगा? एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक और प्रोटॉन है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हमने बचपन से पढ़ा है, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस में अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और हर एक प्रोटॉन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लगता है ये प्रोटॉन्स रिपेल नहीं करते होंगे? करते होंगे, और बल्कि बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल करते होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है रिपल्शन का, ये होता है K(Q1Q2)/r²। तो फोर्स डिस्टेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? बहुत ही छोटा। एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, r बहुत ही छोटा है। तो क्या दिख रहा है? फोर्स क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा। तो यानी उन प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा है तो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, ये भाग जाने चाहिए, ये दूर हो जाने चाहिए, ये एक साथ उस न्यूक्लियस के अंदर बंधे किस वजह से हैं? अगर प्रोटॉन्स के बीच में क्या है बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन है। बहुत सारे प्रोटॉन्स क्या है न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 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 प्रेजेंट हैं। अब इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स है, तो ये सारे प्रोटॉन्स क्या हो जाने चाहिए? बिखर जाने चाहिए, भाग जाने चाहिए। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे? प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ खींचेंगे। एक तो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ऊपर से बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? उस प्रोटॉन को बाहर और खींच रहे हैं। तो कुल मिला के प्रोटॉन को बाहर आ जाना चाहिए, उसको फैल जाना चाहिए, लेकिन वो एक साथ बंधा हुआ है। एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स एक साथ बंधे हुए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स के बावजूद। तो यानी कुछ ना कुछ तो वहां पर है, कोई ना कोई फोर्स तो वहां पर है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है, और जिस फोर्स ने इन प्रोटॉन्स को एक साथ न्यूक्लियस के अंदर बांध रखा है। बोलो, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन है। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर इसके बाद भी अगर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब कोई दूसरी फोर्स है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसने उन सारे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखा हुआ है। एंड दैट फोर्स माय डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस की वो फोर्सेस जो एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखती हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है, और ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लियर है? सो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस? सो दीज आर strong forces, these are strong forces that holds hold मतलब साथ में रखती है, that holds protons and neutrons, that hold protons and neutrons together, that holds protons and neutrons together in a nucleus, तो न्यूक्लियस के अंदर एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्सेस बांध के रखती हैं बेटा, इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट जो आपकी फोर्स है दैट इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी भी थोड़ी सी बातें कर लें। तो बचपन से हमें एक चीज सिखाई गई है, और वो क्या सिखाई गई है कि एक एटम के अंदर क्या होता है बेटा? एक एटम के अंदर हमें सिखाया गया है कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है।
एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और हम सबको सिखाया गया है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर पे होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर। ऐसा हमें सिखाया गया है कि तीन चीजों से एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जो हमारा न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, इसके साथ साथ इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, बात समझिए, न्यूक्लियस के अंदर जब क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। आपका न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? अभी तक आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेटा पढ़ लिया होगा, उसमें आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। 9th में भी हमने पढ़ा है छोटा मोटा कि भैया जब कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो अमोनिया बनता है NH3। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व होता है? इन केमिकल रिएक्शंस में बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इससे बॉन्ड बनते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं। यानी ये जो रिएक्शंस हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता। बट ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। और उन रिएक्शंस के टाइम बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो हमारा बनता ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिनो, जैसे कि पॉजिट्रॉन, जैसे कि न्यूट्रिनो, जैसे कि एंटी न्यूट्रिनो। ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, इन नामों को आप न्यूक्लियस फिजिक्स के अंदर आप इसको क्या पढ़ोगे? आगे जाकर जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, तब आप इन नामों को अच्छे से स्टडी करोगे। अभी मैं बस आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ और भी बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते हैं। कुछ एग्जांपल आप समझ लीजिए, कौन कौन से? पॉजिट्रॉन, कौन से? पॉजिट्रॉन, कौन से? न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसे ही एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे बनते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्सेस होता है उस फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं इनको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब आप ये पूछ सकते हो, सर अगर ये पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, अगर ये सब ये जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर अगर बनते हैं तो फिर हमें पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? अभी तक हमने ऐसा क्यों पढ़ा है कि भैया खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनके बारे में हमने क्यों नहीं पढ़ा? तो आंसर है बेटा कि ये जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स सिर्फ तब बनते हैं जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पर सिर्फ ये पार्टिकल्स बनते हैं और इनका लाइफ टाइम बहुत ही छोटा होता है। यूं मान लो कि कुछ माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁻⁶ सेकेंड, एक सेकेंड का 10 लाखवां जो हिस्सा होता है, उससे छोटे टाइम में भी क्या हो जाते हैं? ये बनकर खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो जो भी है, ये बने न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर और बनकर तुरंत क्या हो गए? खत्म हो गए। बने और बनकर क्या हो गए? खत्म हो गए। यानी इनका जो लाइफ टाइम होता है, इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है, वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है। तो अगर एक आप स्टेबल न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें बेटा? एक स्टेबल न्यूक्लियस की, एक स्टेबल एटम की, तो स्टेबल एटम में, स्टेबल न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस रिएक्ट करता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उस टाइम पर कुछ नए एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन करते तो हैं। और उस टाइम पर, उस थोड़े से टाइम पर उनके बीच का जो फोर्सेस होता है, उस फोर्सेस को वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिख सकते हैं बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? तो आप लिखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? तो आंसर है these are the forces between
elementary particles, between elementary particles of very short lifetime, तो ये बहुत ही छोटे से लाइफ टाइम वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस होती हैं। और ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैंने बताया बेटा कौन कौन से हैं, कौन सा है पॉजिट्रॉन आपका है, आपका न्यूट्रिनो है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी बस एक बेसिक आइडिया, तो हमारे इस यूनिवर्स के अंदर, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये 4 ही तरीके की फोर्सेस होती हैं, 4 ही फंडामेंटल फोर्स होती हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी फोर्स हमारे यूनिवर्स में नहीं होती है। अब अगर आप कहोगे सर नहीं होती तो है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। आप कहोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो होता है, तो प्लैनेटरी मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है। यानी जितनी भी टाइप की आप फोर्सेस सोच सकते हो, वो सभी फोर्सेस इन 4 में से कोई एक होगी, अलग से कोई फोर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? इन्हीं फोर्सेस के अलग अलग नाम हैं। ये फोर्सेस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर फेनोमेना में जो काम कर रही हैं, उसी काम के आधार पर, उसी वर्क के बेसिस पर हमने इन फोर्सेस को वहां पर अलग अलग नाम दे दिया है। बट फोर्सेस क्या हैं? ये 4 ही हैं। जितने भी फोर्सेस आप सोच सकें, वो सारी की सारी फोर्सेस इन 4 में से ही एक होगी। तो फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में ओनली 4 हैं, एंड दीज आर द 4 फोर्सेस। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। बेटा ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, और ये वीडियो आपको जहां तक है आज या कल तक हर हाल में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बेटा, और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टाटा।